बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कंजॉइनिंग एरर्स आज हमारा टॉपिक है। ये शायद आपने टॉपिक इससे पहले कहीं पे एज अ टॉपिक ना देखा हो, और ये अगर मैं कहूँ कि ग्रामर में एज अ टॉपिक ये कहीं पे है भी नहीं, तो यस ये भी करेक्ट है। लेकिन जो हमारा करेक्शन का क्वेश्चन होता है ना, सीएसएस में और डिफरेंट अदर एग्जाम्स में, उसमें समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे उसमें एरर्स आती हैं कि जो इस तरह की होती हैं कि जो किसी एक टॉपिक से स्पेशली बिलोंग नहीं करती, बल्कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स आपस में कॉम्बिनेशन में आना ज़रूरी होते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि ये उस कॉम्बिनेशन की वजह से कंजॉइनिंग एरर्स वाला जो टॉपिक है ये कंजंक्शन वाले टॉपिक के बहुत करीब है, तो यस ये बात करेक्ट होगी। जो बातें हम इसमें करेंगे वो ज़्यादातर कंजंक्शन से ही रिलेटेड होंगी ज़्यादातर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी ऐसे हों। मैंने ये नाम इसको इस तरह से दिया है कंजाइनिंग एरर्स का कि वो वर्ड्स जो एक कॉम्बिनेशन में आना ज़रूरी होते हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन में ना आए तो वो मिस्टेक्स होती है। उसमें कुछ क्लॉजेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ नहीं होते। बहरहाल आगे चल के हम देखते हैं इन सारी बातों को। इस टॉपिक को डिफाइन सिर्फ इतना ही किया जा रहा है कि इसमें हम वर्ड्स को आपस में कनेक्शन के साथ पढ़ेंगे, और जो वर्ड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उनका एक ही तरह से इकट्ठे आना ज़रूरी होता है, और अगर वो नहीं आते तो वो मिस्टेक होती है। इस हवाले से हम रूल नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, जो जिसमें कि एक रॉन्ग सेंटेंस भी होगा और उसको करेक्ट भी किया गया होगा, और फिर इसी तरह से सो ऑन हमारा सिस्टम चलेगा। अब जैसा कि ये, हाँ, इसमें रॉन्ग सेंटेंस तो कोई नहीं है, करेक्ट ही हैं दोनों। कॉन्सेप्ट ये है, रूल नंबर 1 इसका, हमारे इस लेक्चर का, कि यू कैन ईदर कम विद मी और वॉक होम, यू कैन नीदर कम विद मी नाउ नॉर वॉक होम। मतलब ईदर और का एक कॉम्बिनेशन है जो इकट्ठा ही आना है, नीदर और नॉर का कॉम्बिनेशन है जो इकट्ठा ही आना है। हम नीदर और को इकट्ठा नहीं कर सकते, ईदर और नॉर को इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है ईदर और जो उस वक्त आता है जब हम दो पॉसिबिलिटीज में से कोई एक चॉइस दे रहे होते हैं। यानी कि ऊपर वाला सेंटेंस कहता है कि या तो आप अभी मेरे साथ आ जाएं, या आप अभी मेरे साथ आ सकते हैं, या फिर आप घर वापस चले जाएं। और दूसरा है कि ना आप अभी मेरे पास आ सकते हैं और ना ही घर वापस जा सकते हैं। सो इस तरह करके ये जो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये इस तरह से आपके सामने नीदर और नॉर, ईदर और के सेंस में ये हमारे सामने मौजूद है। इसके बाद आगे चलते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है जी दो, ऑल दो, इवन दो के बारे में, कि जब सेंटेंस के एक क्लॉज में दो या ऑल दो आता है, दो, ऑल दो, इवन दो, ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जो कंजंक्शंस हैं इंग्लिश में, और ये उर्दू में इसका तर्जमा होता है अगरचे। अगरचे के साथ ये मीनिंग देते हैं, और देखना हमें ये है कि इनके साथ दूसरी वाली जो मेन क्लॉज है उसमें येट का आना ज़रूरी है। और देखना ये है कि येट का आना, अगर येट अगर आएगा तो येट आएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि येट आ भी सकता है और यहाँ पे येट नहीं भी आ सकता। मिस्टेक वो है कि जब कुछ जगह पे या कुछ क्वेश्चंस में बट आता है ना, तो बट लगा दिया जाता है कि ऑल्दो आई डू नॉट एग्री विद हिम बट आई थिंक ही इज राइट। तो वो बट रॉन्ग होता है, बट नहीं आ सकता। ठीक है, जो अक्सर इसमें दिया जाता है वो बट ही की मिस्टेक दी जाती है। तो बहरहाल बट नहीं आएगा, येट आ सकता है, नहीं भी आ सकता। यानी कि दो असलम इज पुअर, कॉमा, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ऐसे भी हो सकता है। तो येट ही इज ऑनेस्ट ऐसे भी हो सकता है। येट आई थिंक ही इज राइट भी हो सकता है, आई थिंक ही इज राइट भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से इवन दो के साथ भी यही वाला कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। तो रूल नंबर 3, अब इस रूल में हार्डली हैड द ट्रेन अराइव्ड व्हेन the passengers began to rush towards it।
हार्डली जब भी आता है, अगर वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो उससे पहले फौरन उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। लेकिन अगर हार्डली बाद में चला जाएगा तो द ट्रेन हैड हार्डली अराइव्ड, इसमें द ट्रेन के बाद हैड और हैड के बाद हार्डली फिर आएगा। नॉर्मली हार्डली वाला जो सेंटेंस होता है उसके फर्स्ट वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट आता है, और बाद वाला जो पार्ट होता है उसमें सिंपल पास्ट आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखने वाली इसमें बात यह है कि हार्डली का कॉम्बिनेशन व्हेन के साथ बनता है। कई जगह देन लिखा जाता है जो कि गलत है, देन नहीं आता। तो इस तरह से ये हार्डली और व्हेन का कॉम्बिनेशन है, और साथ ही ये भी याद रखना है कि हार्डली वाली क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आएगा और व्हेन वाली क्लॉज में सिंपल पास्ट आएगा। जूं ही या आप समझ लें कि हम बमुश्किल बमुश्किल ट्रेन स्टेशन पर पहुंची ही थी कि मुसाफिरों ने उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ही इस हार्डली और स्केर्सली इसका भी ये एक पैटर्न हो सकता है। मतलब हार्डली व्हेन या स्केर्सली व्हेन, हार्डली व्हेन या स्केर्सली व्हेन, ये दोनों तरह से हो सकता है। और अगर हम हार्डली को स्टार्ट में लगाते हैं तो इंट्रोगेटिव पैटर्न, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं तो रूल नंबर 4 है, नो सूनर हैड द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो नो सूनर के बाद देन का बनता है कॉम्बिनेशन, व्हेन का नहीं बनता। याद यही रखना है आपने कि हार्डली और स्केर्सली का कॉम्बिनेशन व्हेन के साथ होता है, नो सूनर का कॉम्बिनेशन देन के साथ होता है। ये आपस में मिक्स अक्सर कर दिए जाते हैं और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और नो सूनर जब स्टार्ट में आता है तो इसमें भी इन्वर्टेड पैटर्न है। ज़रा गौर करें कि द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, और हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है जो कि इसके इससे पहले आ रहा है। तो इस तरह से देखना हमने ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से पहले ये हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी है इसमें नो सूनर के बाद। और जो मिस्टेक अक्सर बनती है और अक्सर पेपर में जिस तरह से आता है वो ये है कि नो सूनर के बाद देन का कॉम्बिनेशन आना है, अगर व्हेन का लगाया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, टेक योर वर्क सीरियसली लेस्ट यू शुड फेल या यू माइट फेल। लेस्ट के बाद वाली क्लॉज में माइट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, मे नहीं आ सकता। ठीक है, टेक योर वर्क सीरियसली, अपने काम को अपने काम में संजीदगी लो, ऐसा ना हो कि तुम नाकाम हो जाओ, फेल हो जाओ। तो ज़रूरी ये है कि लेस्ट के बाद वाली क्लॉज में माइट या शुड आए, मे रॉन्ग होता है इसमें, ये अक्सर मिस्टेक दी जाती है। आगे चलते हैं नंबर 6 पे, द ताजमहल इज सच अ बिल्डिंग एज एवरी टूरिस्ट अप्रिशिएट्स इट। हमने इस बात को रिलेटिव प्रोनाउन में, प्रोनाउन वाले लेक्चर में भी देखा है कि अगर किसी नाउन के बाद उसका रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है और नाउन से पहले सच लगा हुआ है तो हम उस रिलेटिव प्रोनाउन को एज लिखेंगे, दैट नहीं आ सकता। अक्सर दैट अगर लिखा जाएगा तो वो दैट गलत है। हाँ, अगर सेम लिखा हो सच की बजाय, सेम बिल्डिंग, तो फिर दैट आएगा। सेम दैट के साथ होता है और सच जो है वो एज के साथ होता है। ये जैसा कि ये बताया गया है कि सेकंड सेंटेंस पहले देखें, आई प्लेड विद द सेम बैट दैट यू डिड। अब देखें यहाँ पे दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आ रहा है तो सेम के बाद दैट आएगा। अच्छा, अब एज भी आ सकता है, लेकिन एज में ज़रा गौर करें कि एज के बाद आगे पूरी क्लॉज नहीं आ रही। माई ट्रबल इज द सेम एज योर्स, इसमें कंपैरिजन शो कर रहा है एज, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बन रहा।
इसलिए इसमें हम ये लिख सकते हैं। और फिर ये भी ज़रा इसको जहन में रखना है कि सेम एज, एक तो एज के बाद पूरी क्लॉज नहीं आती, इस तरह के से अगर सेम के साथ आएगा। और दूसरी बात ये है कि मीनिंग में अगर हम देखें तो जब एक ही तरह की चीज़ों का हमने कंपैरिजन करना हो तो फिर उस वक्त सेम एज आता है। और जब आपने एग्जैक्टली द सेम कहना हो, बिल्कुल उसी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस डिस्कशन में, यानी कि अगर बिल्कुल वही कहना हो तो फिर सेम और दैट वाला कॉम्बिनेशन आता है। ज़रा देखिए, आई प्लेड विद द सेम बैट दैट यू डिड, यानी कि बिल्कुल वही वाला बैट था, उस जैसा नहीं, वही। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस, माई ट्रबल इज द सेम एज योर्स, मतलब मेरी ट्रबल अलग है, तुम्हारी ट्रबल अलग है, लेकिन दोनों एक जैसी हैं। ठीक है। सो इस तरह से ये सेम एज और सेम दैट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जस्ट एज वाला जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है कि जस्ट एज के बाद आगे सो टू आता है या सिर्फ सो आता है। जस्ट एज जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये गलत है, ये एक एग्जाम में आया था, वो मैंने उसको कॉपी करके उसको करेक्ट करके अब आपके सामने मैं ला रहा हूँ कि दो सिचुएशंस का कनेक्शन है। जस्ट एट द बॉडी नीड्स रेगुलर एक्सरसाइज, so an engine needs to be run at regular intervals। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बॉडी रेगुलर एक्सरसाइज चाहती है, बिल्कुल उसी तरह से एक इंजन भी रेगुलर इंटरवल के साथ उसको रन किया जाए, तो वो ये चाहता है। तो इसमें सो टू भी हो सकता है और सिर्फ सो भी हो सकता है, दोनों तरह से ये जस्ट एज के साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है। आगे चलते हैं। इट इज सो कोल्ड दैट वी स्टॉप प्लेइंग। तो कॉम्बिनेशन होता है सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, कि इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी थी कि हमने खेलना बंद कर दिया। ठीक है। तो देखने वाली बात इसमें यह है कि वेरी नहीं आएगा, सो आएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इतनी और इतनी के, इस मीनिंग में सो और दैट का कॉम्बिनेशन आता है और दरमियान में एडजेक्टिव आता है। तो इट वाज सो कोल्ड दैट वी स्टॉप्ड प्लेइंग, ये इतनी सर्दी थी कि हमने खेलना बंद कर दिया। आगे है जी 10 वाला, और 10 में अनटिल और अनलेस के बारे में कंपैरिजन दिया गया है। दिस इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। दोनों ही नेगेटिव कंडीशन को शो करते हैं। दोनों में सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों नेगेटिव कंडीशन को शो करते हैं। जैसे इफ और वेदर पॉजिटिव कंडीशन को शो करते हैं, वैसे ही अनटिल और अनलेस जो है वो नेगेटिव कंडीशन को शो करते हैं। अब इसमें फर्क ये होता है कि अनटिल जो है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करता है, लेकिन अनलेस जो है वो किसी कंडीशन को, किसी शर्त को पूरा होने की बात करता है। तो देखना ये है कि आई लिसन टू म्यूजिक अनटिल आई फॉल asleep। ठीक है। मैं म्यूजिक सुनता हूँ जब तक कि मुझे नींद ना आ जाए। ठीक है। और ही कैन नॉट वॉक वेल अनलेस ही यूजेस अ वॉकिंग स्टिक। जरा सेकंड वाले सेंटेंस में गौर करें कि वॉकिंग स्टिक वाली शर्त है, कंडीशन है, वो पूरी होगी तो पहले वाली क्लॉज का मीनिंग बनेगा। यानी कि पहले वाली क्लॉज का मीनिंग दूसरे वाली अनलेस वाली क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, ये कंडीशन है, ये शर्त है। लेकिन अनटिल में सिर्फ टाइम की शर्त है, कोई ऐसी शर्त नहीं है कि कोई एक काम होगा तो दूसरा होगा। आई लिसन टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूँ अनटिल आई फॉल asleep, यहाँ तक कि मैं सो जाता हूँ। जब तक के ना हो उस मीनिंग में अनलेस आता है, यहाँ तक के ना हो उसमें अनटिल का मीनिंग आता है। आगे चलते हैं 11, एज लॉन्ग एज। अच्छा, अब एज लॉन्ग एज और अनटिल दोनों में हमने मीनिंग देखना है।
असल में दोनों में सिमिलैरिटी भी है थोड़ी सी, क्योंकि दोनों कंडीशन को शो करते हैं, लेकिन अनटिल चूंकि कंडीशन ऑफ टाइम को शो करता है कि टाइम आ जाए, और एज लॉन्ग एज किसी कंटिन्यूइंग कंडीशन को शो करता है कि कंटिन्यू चल रहा है काम, कंटिन्यूइंग कंडीशन है, वो शर्त चल रही है। और दूसरी बात ये भी है कि एज लॉन्ग एज पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है, और नेगेटिव मीनिंग देता है अनटिल, अनटिल नेगेटिव का मीनिंग देता है, इसलिए भी ये ऑपोजिट हो जाता है उससे। तो इस सेंटेंस में एज लॉन्ग एज आएगा, एज लॉन्ग एज यू रिमेन इन द ऑफिस यू विल गेट नो रेस्ट। जब तक कि तुम ऑफिस में रहोगे तुम्हें रेस्ट नहीं मिलेगा। और अनटिल तो यहाँ पे अब नेगेटिव होने की वजह से भी नहीं आ सकता, और बाकी कंडीशन तो बाद की बात है। नेक्स्ट है जी वाइल आई वॉज सिटिंग हियर यू कैन वर्क ऑन इट। एज लॉन्ग एज किसी कंटिन्यूइंग कंडीशन के लिए आता है, जो पहले आपको बता दिया। वाइल होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, सेम टाइम, ये कंडीशन नहीं है वाइल। जरा गौर करें सेंटेंस पे। वाइल आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ यू कैन वर्क ऑन इट, तुम दूसरा काम कर लो उसी टाइम में। मतलब ये एट द सेम टाइम का मीनिंग देता है वाइल, इस सेंस में जब ये कंजंक्शन के तौर पर आता है। एज लॉन्ग एज एक कंटिन्यूइंग कंडीशन होती है कि जब तक ये काम होता रहेगा तो दूसरा भी होता रहेगा। नेक्स्ट है जी नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हम इनको बोलते हैं। नॉट ओनली एक क्लॉज में आए तो बाद वाली क्लॉज में बट ऑल्सो आता है, और ज़रूरी भी नहीं है कि दोनों डिफरेंट क्लॉजेज में आएंगे, दोनों अलग अलग क्लॉजेज में भी आ सकते हैं, सॉरी दोनों सेम क्लॉज में भी आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ शर्त ये है कि जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है कि बट और टू को अलग अलग लिखा हुआ है, एक तो टू नहीं आ सकता ऑल्सो आएगा, और दूसरा ऑल्सो बट के साथ आएगा, अलग से नहीं आ सकता। एक तरफ नॉट ओनली, दूसरी तरफ बट ऑल्सो, ये बात ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात यह है कि नॉट ओनली के बाद आने वाला जो स्ट्रक्चर है वो, और बट ऑल्सो के बाद आने वाला स्ट्रक्चर, वो दोनों ग्रामेटिकली पैरेलल होने चाहिए। लव्ड हिज ब्रदर्स, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इधर भी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही एक तरफ चला गया। अगर आपने नॉट ओनली ही से पहले लगाना है तो फिर बट ऑल्सो के बाद भी एक अलग ही लगाना पड़ेगा, यानी कि ये पैरेलल स्ट्रक्चर भी बनने चाहिए। आगे चलते हैं जी रूल 14 पे। नीड को एज अ मॉडल वर्ब यानी कि एज हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है, और डेयर को भी। तो ये देखें ज़रा, ही नीड्स नॉट नहीं होता, ही नीड नॉट वरी, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे में ही डेयर नॉट स्मोक इन फ्रंट ऑफ मी, उसको मेरे सामने सिगरेट नोशी करने की जरूरत नहीं है। इनको हम कहते हैं सेमी मॉडल। सेमी मॉडल तीन होते हैं इंग्लिश में, नीड, डेयर और दूसरा होता है यूज टू। ठीक हो गया। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये जो तीनों वर्ब्स हैं, नीड, डेयर और यूज, ये तीनों वर्ब्स बेसिकली तो मेन वर्ब होते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल। और ये सेमी मॉडल अब यहाँ इन सेंटेंसेस में ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ रहे हैं। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जैसे डू डज के बाद नॉट लगता है, नीड के बाद भी नॉट लग रहा है, जैसे डू डज के बाद नॉट लगता है, डेयर के बाद भी नॉट लग रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये नीड और डेयर दोनों इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ रहे हैं, तो हम इनको सेमी मॉडल बोलेंगे। इनके साथ एस वगैरह या और कुछ नहीं आएगा, ना नीडेड, ना इनकी कोई सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, नीड और डेयर की ना आईएनजी फॉर्म, ना एस के साथ कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये अपनी सिंपल फॉर्म में आते हैं। आगे चलते हैं जी। आई यूज टू स्मोक, ये यूज टू वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और इनको अच्छी तरह समझना है आपने। यूज टू स्मोक, जब यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये पास्ट की रूटीन को शो करेगा। आई यूज टू स्मोक बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड, मैं सिगरेट नोशी करता रहा हूं लेकिन अब मैंने छोड़ दी है। अच्छा, अब दूसरा देखें।
आई एम यूज टू ड्राइविंग, इसमें देखें यूज टू के बाद नाउन या जेरेंड या कोई प्रोनाउन आए तो इसका मीनिंग बनता है टू बी अकस्टम्ड, यानी कि आदी होना। अगर, और ये इधर बी आना भी जरूरी है, बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह कुछ भी। तो आई एम यूज टू ड्राइविंग इन लाहौर नाउ, मैं अब लाहौर में ड्राइविंग करने का आदी हो गया हूँ, बट इट वॉज डिफिकल्ट एट द बिगिनिंग, लेकिन शुरू में ये बड़ा मुश्किल था। और अब जरा देखिए गेट यूज टू, और ये दोनों को जरा मैंने इकट्ठा लिखा है, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को। आई एम नॉट यूज टू हैवी, सॉरी सेकंड और थर्ड वाले को, आई एम नॉट यूज टू हैवी ट्रैफिक, आई एम नॉट यूज टू हैवी ट्रैफिक, ये वही है जो ये वाला है, यानी कि मैं हैवी ट्रैफिक का आदी नहीं हूं। बट आई एम गेटिंग यूज टू इट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसका आदी हो रहा हूं। यानी कि आदी बनना का जो प्रोसेस है, जब उसकी बात करनी होती है तो हम गेट का वर्ड यूज करते हैं, गेट यूज टू और प्लस आगे कोई भी नाउन, नाउन जेरेंड या प्रोनाउन। प्रोसेस की बात करें, जब ऑलरेडी बना हुआ हूं, मैं आदी हूं, तो फिर उसके लिए फिर बी नहीं, गेट नहीं आता बल्कि बी आता है। ये है बात जो असल ज़हन में रखनी है। और ये तीनों स्ट्रक्चर अक्सर करेक्शन के क्वेश्चंस में आते हैं और स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। आई होप कि ये तीनों आपको क्लैरिटी के साथ डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं आपने, और ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। नेक्स्ट है जी, आई हैव डन नथिंग सिंस यस्टरडे। तो यस्टरडे चूंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए उसके साथ सिंस आएगा। ठीक है, सिंस आता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्रॉम आता है किसी एक टाइम पे, किसी दूसरे टेंसेस में आता है, ये परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता। तो ये किसी एक टाइम से स्टार्ट करने के लिए होता है। और फ्रॉम के अंदर किसी भी पास्ट के टाइम में स्टार्ट करके प्रेजेंट टाइम तक लाने का मीनिंग नहीं होता। लेकिन सिंस और फॉर दोनों में किसी भी पास्ट टाइम में स्टार्ट करके प्रेजेंट टाइम तक लाने का मीनिंग होता है, सिंस और फॉर में। तो इसलिए सिंस और फॉर दोनों डिफरेंट हैं फ्रॉम से। अच्छा, अब जब हम सिंस और फॉर की बात करते हैं तो उन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है। मैं उसको ज़रा अच्छे तरीके से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस टाइम पे 2 PM है और 11 AM से कोई काम चल रहा है। ठीक है, 11 AM से कोई काम चल रहा है, यानी कि दरमियान में जो टाइम गुजरा है वो 3 आवर्स का टाइम। ठीक है, अगर आपने कोई काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है लेकिन शुरू वो 11 बजे हुआ है, अगर आपने शुरू वाला टाइम बताना है तो सिंस आएगा। आई हैव बीन डूइंग नथिंग सिंस 11 AM। अच्छा, लेकिन अगर आपने दरमियान वाला जितना अरसा गुजरा है उसको मेंशन करना है तो वो आएगा फॉर, फिर फॉर आएगा। वो 3 आवर्स हैं। आई हैव बीन डूइंग नथिंग फॉर 3 आवर्स। इस तरह करके हम सिंस और फॉर को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आगे चलते हैं नंबर 17 पे। बिफोर द रेन स्टॉप्स, वुड स्टॉप नहीं आएगा। बिफोर असल में टाइम क्लॉज है, और टाइम क्लॉज के लिए अगर आप हमारे टेंसेस के लेक्चर्स को देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब टाइम क्लॉज में हमने फ्यूचर का मीनिंग देना होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर का टेंस यूज नहीं कर सकते। बिफोर द रेन स्टॉप्स दे विल हैव रीच्ड होम, जब तक बारिश खत्म होगी वो घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, टाइम और कंडीशन क्लॉज में ये व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, टिल, इफ, वेदर वगैरह, ये जो टाइम क्लॉज या कंडीशन क्लॉज का मीनिंग देते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर का मीनिंग देना है तो उसके लिए प्रेजेंट टेंस आएगा। आगे चलते हैं जी, डाउट। अब ये ज़रा कंपैरिजन देखें कि नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, जिस चीज़ पे कोई शक ना हो वो पॉजिटिव सेंस है। मतलब कि आप इसको सेंटेंस में देखें जरा, आई डू नॉट डाउट दैट ही विल सक्सीड।
डू नॉट डाउट, मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो कामयाब होगा। मतलब जब नेगेटिव सेंस आती है, जब नेगेटिव मीनिंग आता है डाउट के साथ, तो दैट आता है। और अगर उसमें अगर आपने डाउट शो करना हो, यानी कि पॉजिटिव मीनिंग आए डाउट के साथ, तो फिर वेदर आता है। आई डाउट वेदर द न्यूज इज ट्रू। आगे चलते हैं नंबर 19 पे। इफ आई वर योर ब्रदर आई वुड टीच यू। ये पास्ट सब्जेक्टिव है, सेकंड कंडीशनल ये सेंटेंस है, और कंडीशनल का ये सेकंड टाइप है, सेकंड कंडीशनल इसको बोलते हैं। तो इसमें पास्ट सब्जेक्टिव यूज होता है। पास्ट सब्जेक्टिव क्या होता है जी, कि ऐसा पास्ट सब्जेक्टिव होता है कि ये पास्ट का टेंस होता है जो कि प्लूरल सेंस में यूज होता है, और ये आता सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए है, जब हमने कोई फर्जी बात करनी होती है। इफ आई वर योर ब्रदर, अगर मैं तुम्हारा भाई होता, आई वुड टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाता। जाहिर है नहीं है ना भाई, फर्जी बात है। तो इसलिए फिर यहाँ पे ये पास्ट सब्जेक्टिव आ रहा है। इसमें नोट आपने ये करना है कि आई के साथ नॉर्मली तो वॉज आता है, लेकिन इस तरह की फर्जी सिचुएशन में सिंगुलर नहीं आ सकता, सिर्फ प्लूरल ही आता है। और आगे चलते हैं जी, रूल नंबर 20। बोथ माई ब्रदर एंड माई कजन पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल गेम्स। कॉन्सेप्ट ये है कि बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन होता है। तो बोथ जब भी दो नाउन से पहले आता है, तो उनको ज्वाइन करने के लिए दोनों नाउन्स को एंड आता है। आगे चलते हैं, तो बिटवीन, बिटवीन के बाद भी एंड आता है। बिटवीन अगर दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहा है, जाहिर है दो चीज़ों के दरमियान में है, तो उन चीज़ों को, उन नाउन्स को या प्रोनाउंस को ज्वाइन करने के लिए एंड आता है। बिटवीन हिम एंड मी एवरीथिंग इज गोइंग वेल। आगे चलते हैं, तो ही इज टू वीक टू वॉक। कॉन्सेप्ट होता है टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू, जैसा कि ये टू वॉक लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ही इज टू वीक टू वॉक का मतलब ये है कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इनएबिलिटी का मीनिंग इसमें आता है, चल नहीं सकता। इसमें मीनिंग आता है इनएबिलिटी का, कि मैं, मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है, या उसके अंदर ये काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है। तो इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। हालांकि ये देखिए, इसमें कहीं पे कोई नॉट, नो, नेवर इस टाइप का कोई वर्ड नहीं आया, लेकिन टू वाला जो वर्ड है उसी ने ये सारा काम कर दिया है। इसी तरह से, इज दैट केक फॉर ईटिंग और जस्ट फॉर लुकिंग एट। ठीक है। जेरेंड पर्पस के लिए उस वक्त यूज होता है जब किसी थिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज, जब क्लॉज का सब्जेक्ट कोई थिंग हो, कोई चीज हो, उस वक्त जेरेंड, जैसा कि ये केक है। वी यूज अल्टीमीटर्स टू मेजर हाइट अबव सी लेवल्स। तो अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो वी है, और वो जाहिर है पर्सन है कोई ना कोई। तो जब पर्सन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज आएगा, तो पर्पस शो करने के लिए इंफिनिटिव आएगा। जब थिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज आएगा, तो पर्पस शो करने के लिए जेरेंड आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो सेकंड में टू मैयर आएगा, और फर्स्ट में फॉर ईटिंग आएगा, और आगे ऐसे ही फॉर लुकिंग भी है। फॉर लुकिंग गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। फॉर ईटिंग एंड फॉर लुकिंग एट। आगे जी, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला जरा देखिए। ये जीरो कंडीशनल है, सर्टेनिटी को शो करता है। इफ वी हीट वाटर टिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉयल्स। सर्टेनिटी है तो ये बॉयल्स आएगा, क्योंकि ये जीरो कंडीशनल होगा। और इसी तरह से फर्स्ट कंडीशनल होगा जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो जो ये अभी अभी बात हुई है हमारी, कि जो कंडीशन क्लॉज होती है उसमें फ्यूचर का मीनिंग लेने के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तो तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है। उर्दू में हमने दोनों जगह पे यही कहा कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, लेकिन इंग्लिश में इफ वाली क्लॉज में विल नहीं लगाना, जो दूसरी क्लॉज है उसमें विल हम लगाएंगे।
इसी तरह से ये सेकंड कंडीशनल है, इफ़ आई हैड अ मैप, ये भी वही सपोजिशन है या वीक पॉसिबिलिटी है, अगर मेरे पास नक्शा होता, आई वुड लैंड इट टू यू, ये सेकंड कंडीशनल है। ये भी आप कंडीशनल के हमारे लेक्चर में भी इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इफ वाली क्लॉज में सिंपल पास्ट आता है और जो बाद वाली मेन क्लॉज होती है उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो थर्ड कंडीशनल है और थर्ड कंडीशनल अनरियल पास्ट को शो करता है। इसमें इफ वाली क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आता है और जो बाद वाली मेन क्लॉज होती है उसमें वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। ये अनरियल पास्ट है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, यानी कि माजी की बातें हैं, ना उसने मेहनत की ना वो कामयाब हुआ और अब सिर्फ बातें ही रह गई हैं, अब सिर्फ बातें ही हो रही हैं लेकिन कोई रियल चीज़ नहीं है। तो ये एक पास्ट के बारे में अनरियल बातें करने के लिए यूज होता है थर्ड कंडीशनल। आगे चलते हैं, वी ऑट टू इन्वेस्ट इन मशीनरी रादर देन बिल्डिंग्स। तो जब प्रेफरेंस देनी हो तो रादर और देन का कॉम्बिनेशन आता है, रादर विद का कॉम्बिनेशन नहीं आता। कई दफ़ा स्पोकन में ये बोल भी लिया जाता है लेकिन ये गलत है। रादर देन बिल्डिंग्स, मशीनरी और बिल्डिंग्स दोनों में कंपैरिजन करना है और प्रेफरेंस पहले वाली चीज़ को दी जा रही है मशीनरी को, तो इसलिए फिर रादर देन आएगा। आगे 29 है, वी हैड बेटर टर्न द म्यूजिक डाउन बिफोर यू बिफोर योर डैड गेट्स एंग्री। हैड बेटर के बाद अक्सर पेपर में जो सेंटेंस दिया जाता है या कई स्टूडेंट भी वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, जो कि गलत है। ये नहीं आना, बल्कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आनी है, टू इसमें नहीं आना। हैड बेटर उसी तरह से एक आम मॉडल वर्ब की तरह से एक्ट करता है जैसा कि कैन, कोड, में, माइट, शुड, वुड वगैरह एक्ट करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो कैन यू हेल्प मी टू फाइंड माई रिंग या कैन यू हेल्प मी फाइंड माई रिंग। हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव आता है या बेयर इन्फिनेटिव। टू फाइंड बेयर इन्फिनेटिव, टू फाइंड इन्फिनेटिव है और फाइंड बेयर इन्फिनेटिव है। फाइंडिंग नहीं आ सकता, ये जो आपने गौर करना है कि इसमें फाइंडिंग्स नहीं आ सकता, ये गलत है। तो यू कैन हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड माई रिंग या कैन यू हेल्प मी फाइंड माई रिंग, दोनों करेक्ट हैं कि क्या आप ढूंढने में, मेरी अंगूठी ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, शी इज़ अ सेल्फिश वुमन बट आई कांट हेल्प लाइकिंग हर। आई वो एक खुदगर्ज खातून है लेकिन मैं उसे पसंद किए बगैर रह नहीं सकता। आई कैन नॉट हेल्प बट वंडर व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट। मैं हैरान हुए बगैर रह नहीं सकता, या दूसरे लफ्ज़ों में हैरान होने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये मीनिंग देना चाह रहे हैं कि यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ डूइंग इट, कि ये काम तुम करने से रह नहीं सकते, ये मीनिंग अगर देना है तो उसके लिए आप कैन नॉट हेल्प के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं जैसा कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, एग्जाम्पल में है। या फिर कैन नॉट हेल्प के बाद बट अगर आएगा तो बट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी। ये वो मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि बट के बाद आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, जो कि गलत है। आईएनजी फॉर्म उस वक्त लगेगी जब बट नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं जी, तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है और इस हवाले से जो कि एक मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो कॉमन एरर्स हैं कंजॉइनिंग एरर्स के सेंस में मैंने आप लोगों के सामने रखी। अगर इस हवाले से आप लोगों का कोई फर्दर क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कर सकते हैं और उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।